Okay, good morning all. So let us today discuss with my second lecture, that is based on software designs. Earlier we had discussed about the basic introductory part of my lectures, and let's move further now. कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर जो है ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में इसमें बात करते हैं। और बेसिकली है क्या कि जो आपके कई सारे हार्डवेयर प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें आपके सॉफ्टवेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वी नीड टू हैव मिक्सचर ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट एट्सेट्रा। तो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन इज वर्किंग ऑन अ फिक्स्ड सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। हाई लेवल प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जिनमें हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, और जो सोल्यूशन हम फाइंड आउट करते हैं विच इज़ डिसाइडेड बाय दी सॉफ्टवेयर, कि बेसिकली जो सोल्यूशन निकल कर आता है किस तरह से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कोड हो रखा है, उसकी लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, और क्या वो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है, ठीक है। विच वन बाय हार्डवेयर मीन्स कई सारे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो उसमें हार्डवेयर्स, बेसिकली होता क्या है कि सॉफ्टवेयर आपका बनता है और उनको जो है हार्डवेयर के अंदर एम्बेड करा जाता है। जैसे यहाँ पे अभी लास्ट स्लाइड में एग्जांपल बोला था कि कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, तो योर वेंडिंग मशीन का जो हार्डवेयर है उसके अंदर एक चिप बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो इनकलकेट होगा। उस चिप के अंदर सॉफ्टवेयर एम्बेडेड टेक्निक से इससे फिट होगा। और जैसे आपके कंप्यूटर्स का हार्ड मदरबोर्ड होता है, तो उसमें एक चिप रहती है, तो चिप में योर सॉफ्टवेयर इज इंसर्टेड उसके अंदर बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर टेक्निक्स और दूसरी अदर टेक्निक्स जो हैं एम्बेडेड टेक्निक्स, वो लाइन सॉफ्टवेयर पूरा उसके अंदर फिक्स हो जाता है। तो बटन प्रेस करते ही सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, और वो आपका जो काम है वो शुरू हो जाता है। मूविंग फर्दर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलप टुगेदर। हार्डवेयर सिमुलेटर इज यूज ड्यूरिंग योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सो आपका जो हार्डवेयर सिमुलेटर है इसको हम जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मेन रीज़न ये है कि हार्डवेयर सिमुलेटर्स का यूज़ करने का मेन रीज़न ये है कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं दैट विल वर्क ऑन सम हार्डवेयर, ठीक है। मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर बनना है दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फाइनली टेस्टिंग डिपार्टमेंट रहता है सब कंपनीज में, जो जितनी भी आपकी टॉप शॉट कंपनीज हैं वो पूरा का पूरा उसको टेस्ट करते हैं। और टेस्टिंग अपने आप में पूरा एक अलग मैकेनिज्म है कि जो आपका प्रोडक्ट बनकर आया है वो एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। दिस इज़ अ बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टास्क। वट एवर प्रोजेक्ट वी कंपनी जो शुरू करती है, तो दे बेसिकली चेक फॉर इट्स फिजिबिलिटी, कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या उस उनकी कंपनी क्लाइंट से लेने से पहले उसको डेवलप कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेने के बाद उसको डेवलप कर पाएगी नहीं कर पाएगी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, वो सारे के सारे उस प्रोजेक्ट को अगर जो बनाना है तो हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हार्डवेयर चाहिए, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, किस टेक्नोलॉजी के हमको इंजीनियर्स चाहिए, आईटी इंजीनियर्स चाहिए, कितना टाइम लगेगा, एट्सेट्रा। बहुत सारा इसके अंदर उनको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। एंड दे डेवलप अ डॉक्यूमेंट नोन एज दैट इज SRS, दैट विच स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग, जो प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना है उसके लिए हमें क्या हार्डवेयर चाहिए और क्या हमको सॉफ्टवेयर चाहिए। बेसिकली मार्केट में जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कई सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। अब जो प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज जो है बेस्ट सूटेड है, कौन सी लैंग्वेज जो है वो बेस्ट सूटेड है, ठीक है। देन वी गो फॉर हार्डवेयर डेवलपमेंट, देन सेकंड वी गो फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बाद में इन दोनों को कंबाइन करके दे गो फॉर टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत तरह की है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो हेयर इन द डायग्राम दे आर शोइंग अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मीन्स आप हार्डवेयर डेवलप करा, क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करा, और हार्डवेयर को इंकलकेट करने के बाद, सॉफ्टवेयर को इनकलकेट करने के बाद हार्डवेयर में उसको रन करा के देखा कि आपका सॉफ्टवेयर, आपका जो प्रोडक्ट है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो
इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेसिकली जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये आज के डेट में एक सब्जेक्ट है, और ये शो करता है कि सिस्टमैटिक मैनर में किस तरह से आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हैं वो डेवलप होने हैं। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। अर्लियर 50s की अगर हम बात करें तो अर्लियर 50s में आपका जो प्रोग्रामिंग स्टाइल था इट वाज एक्सप्लोरेटरी ट्री स्टाइल, ठीक है। प्रोग्राम्स ऑफ बीइंग यूज, बेसिकली प्रोग्राम जो थे उनको हम लोग असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे थे, और फ्यू हंड्रेड ऑफ लाइंस तक तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स आपको डेवलप करने हैं और फ्यू 200 400 500 1000 लाइन तक अगर कोड लिखना है तो उस तक कोई समस्या नहीं थी। प्रोग्राम्स जो प्रोग्रामर लिखते थे, जैसे मैंने अभी कहा कि एक्सप्लोरेटरी स्टाइल था, जो भी कोड वो लिखते थे वो अपने इंट्यूशन या अपनी समझ के हिसाब से लिखते थे, कि जितना उनका कैलिबर था, जितनी उनकी इंट्यूशन या समझ थी उसके हिसाब से वो लिखते थे। एंड एक्सप्लोरेटरी स्टाइल जो था इट वाज अ इनफॉर्मल स्टाइल। एक्सप्लोरेटरी स्टाइल ऑफ डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर वाज इनफॉर्मल स्टाइल, एंड इट वाज बेस्ड ऑन बिल्ड एंड फिक्स स्टाइल। बिल्ड एंड फिक्स, बनाते जाओ, कोई एरर आ जाए फिर उसे फिक्स करो, फिर दोबारा प्रोसीड करो, फिर कोई एरर आए फिर उसे फिक्स करो, इस तरह से था। प्रोग्रामर्स जो है वो अपना इंट्यूशन यूज करते थे रादर देन मेकिंग यूज ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। उनके पास कोई पहले से प्री डिफाइंड फिक्स्ड मेथड्स या प्रोसीजर्स नहीं थे जिनको वो उन्हें यूज करना होता था। अपनी समझ से जो उन्हें समझ में आया वो करते चले जाते थे, एंड लास्ट उनका जो सॉफ्टवेयर था इट वाज एट दैट टाइम, उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट दे रहा था। लेकिन स्लोली हुआ क्या कि आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स थे उनका जो साइज था, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के जो साइज था वो इट बिकेम लार्ज। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हम बनाने वाले थे उसका जो साइज था वो बढ़ता चला गया। नाउ द प्रॉब्लम अराइज्ड कि हाउ टू मैनेज लार्ज साइज ऑफ सॉफ्टवेयर्स। अब समस्या से जो है उजागर हुई थी कि जब हमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो अब उसको किस तरह से मैनेज करा जाए, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 60s में आने लग गई थी, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 60s में आई थी। फोर्ट्रान, एल्गोल, कोबॉल, ये सारी लैंग्वेजेस आई थी, और इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के जो एफर्ट्स थे इन कंपैरिजन टू योर असेंबली लैंग्वेज एंड अदर्स, ये एफर्ट्स जो है ये सिग्निफिकेंटली इसने सबको रिड्यूस कर दिया था। इसने क्या कर रहा था, सबके सारे के सारे जो एफर्ट्स थे दे वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। लेकिन एक्सप्लोरेटरी इन हाई लेवल लैंग्वेज साथ जो डेवलपमेंट स्टाइल थी वो एक्सप्लोरेटरी थी अभी भी, ठीक है। प्रोग्राम साइज जो है वो कुछ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस तक अवर प्रोग्रामर्स वर एबल टू डेवलप, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ सोर्स कोड तक कहीं कोई समस्या नहीं थी। लेकिन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तब समस्या होती चली गई, और एक्सप्लोरेटरी स्टाइल जो है वो आपका सफिशिएंट था उस समय के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है। काफी प्रोग्रामर्स को काफी दिक्कत होने लगी कि क्योंकि प्रोजेक्ट साइज बढ़ चुका था, और एक कॉस्ट इफेक्टिव, बेसिकली जितनी भी आईटी कंपनीज हैं दे हैव टू बियर द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स जो है टास्क परफॉर्म करना मुश्किल अब हो चुका था, बिकॉज क्योंकि उन एक्सप्लोरेटरी स्टाइल से डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम वाज नॉट इफेक्टिव एंड इट वाज नॉट करेक्ट, ठीक है। लिटरल आप इन लेट 60s आपका कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिजाइन मैकेनिज्म डेवलप होना शुरू हुआ, कंट्रोल फ्लो बेस्ड, ठीक है। प्रोग्राम्स रिटर्न बाय अदर्स वेरी बेसिकली प्रोग्रामर्स क्या कह रहा है कि दूसरे ने जो प्रोग्राम लिखा, किसी दूसरे डेवलपर ने या प्रोग्रामर ने किसी एक्सप्लोरेटरी स्टाइल से अगर लिखा है तो अगर कोई दूसरा इंजीनियर आता है तो उसको उस कोड को समझना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को स्कोप अप करने के लिए उन्होंने क्या करा, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द डिजाइन, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी कि जब प्रोजेक्ट का साइज बढ़ा, एक्सप्लोरेटरी स्टाइल आपका फेल हुआ, और अगर प्रोजेक्ट में आपका इंजीनियर चेंज होता था तो दूसरे इंजीनियर को पुराने वाले आईटी इंजीनियर की जो प्रोग्रामिंग स्टाइल थी, जो उसका कोडिंग मैकेनिज्म कोड है, उसको समझने में उससे बड़ी समस्या होने लगी। अब इसका उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला कि दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट, डिजाइन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोग्राम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। मूविंग फर्दर, प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या शो करता है? प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली शो क्या कर रहा है कि आपके जो प्रोग्राम के सीक्वेंसेस हैं, जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं,
उनका सीक्वेंस क्या है, जो आपने जो भी XYZ कोई भी प्रोग्राम बनाया उसमें 15 20 50 इंस्ट्रक्शंस दिए, वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे सारे का सारा जो फोकस आ गया है ये आपका सीक्वेंस पर आ गया है। हेल्प डिजाइन प्रोग्राम्स हैविंग गुड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब कंट्रोल फ्लो बेस्ड क्या बोल रहे हैं कि हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जिनका जो फ्लो स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो। टू डिजाइन हैविंग गुड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, फ्लो चार्टिंग टेक्निक्स वाज डेवलप्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो कंट्रोल फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग करनी है उसके अंदर हमें क्या करना है कि उसके अंदर हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। मेजर फोकस इसमें सीक्वेंस पर। आप सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि हम फ्लो चार्टिंग टेक्निक को ये लेकर आए। फ्लो चार्टिंग टेक्निक वाज डेवलप्ड। यूज ऑफ फ्लो चार्टिंग टेक्निक वन कैन रिप्रेजेंट एंड डिजाइन प्रोग्राम्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या पॉसिबल है? एक तो आपका रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो गया, दूसरा आपका इसमें फ्लो चार्टिंग टेक्निक से आपका डिजाइन पॉसिबल हो गया। ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। अब दूसरा, अब बेसिकली फ्लो चार्टिंग टेक्निक अगर यूज करी है, उसका ऑन पेपर स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, और अगर आपका इंजीनियर चेंज भी हो जाता है प्रोजेक्ट में तो दूसरे इंजीनियर को समझने में सहूलियत होगी कि आपका प्रोजेक्ट किस का जो फ्लो है वो किस तरह उसका कंट्रोल फ्लो काम कर रहा है। ठीक है, यूजुअली अब बेसिकली होता क्या है कि कई बार मेंटली भी ये बात समझ में आ जाती है। मेंटली वन कैन सिमुलेट दी प्रोग्राम्स सीक्वेंस। अगर SRS ना देखें, उसका फ्लो चार्टिंग पूरा ना देखें, तो मेंटली भी इंजीनियर्स को कि आपका प्रोग्राम का फ्लो किस तरह ट्रैवल कर रहा है ये बात समझ में आ जाती है। ठीक है, प्रोग्राम्स हैविंग ए मेसी फ्लो चार्ट। अब ये क्या कह रहा है कि अगर फ्लो चार्ट जो डिजाइन है कंट्रोल फ्लो, जिससे बेसिकली फ्लो चार्ट क्या है, आपका फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब अगर आपका फ्लो चार्ट मेसी है, मींस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। मेसी मतलब उसका फ्लो जो है एकदम क्लियर कट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब उसको समझना एक तो डिफिकल्ट हो जाएगा, पहली बात। और उसमें जब हम एरर फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, हमारे डिजाइन में जब हम एरर फाइंड आउट करना शुरू करेंगे तो उसमें एरर फाइंड आउट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बेसिकली फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट जो है वो सबसे एलिमेंट्री डिजाइन मैकेनिज्म है। इसके अलावा हमारे पास और भी दूसरे डिजाइन मैकेनिज्म है। दे आर सच एज ER diagrams, DFD, data, that is stands for data flow diagram. ठीक है, so we will discuss about all these ER diagram and data flow diagrams in our next classes. So point here is that flow chart is the one of the basic mechanism for representation of the flow in a program. Moving further, बेसिकली हो क्या रहा था कि पहले लेट 60s की बात हो रही है। यहाँ पे लेट 60s में ये कंट्रोल फ्लो बेस्ड प्रोग्रामिंग में जो है गो टू स्टेटमेंट्स यूज करते थे। और गो टू स्टेटमेंट से हो क्या रहा था कि आपका जो प्रोग्राम था वो हो जा रहा था आपका मेसी। गो टू लाइन नंबर दे दिया, कंट्रोल आपका किसी और एकदम से 150 लाइन छोड़ के एकदम से नीचे आ गया। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस विद गो टू। अब गो टू स्टेटमेंट्स क्या कहता है कि गो टू फ्लो ऑफ कंट्रोल आर्बिट्रली हो एग्जीक्यूशन होगा, तो बेसिक अगर गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोल कैसे फ्लो करेगा? सीक्वेंस वाइज में। लेकिन गो टू से हुआ क्या? सब फॉर एग्जांपल आप 100 नंबर लाइन पे हो, आपने लिखा अपने कोड में गो टू 150, तो अचानक से बीच की 50 लाइन छोड़ के सीधे 150 पे कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, नीड टू रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट वाज रिकॉग्नाइज्ड। अब धीरे धीरे जरूरत क्या महसूस होने लगी कि गो टू को जो है हमारे कोडिंग स्टाइल से हटाया जाए। लेकिन जिसने ये बात कही थी शुरू में, इसमें राइटर्स का नाम दिया हुआ है, ये दिचकोस्त्र सर थे। उन्होंने ACM 1969 में अपने एक जर्नल में ये लिखा कि गो टू स्टेटमेंट जो है वो यूज करना सबसे मतलब हार्मफुल होता है। शुरू में इसका अपोज भी हुआ, काफी सारे प्रोग्रामर्स जो थे वो इस बात से खुश नहीं होते। ये तो जनरल बात है ये कि अगर कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है एकदम से आप उसे बदलने की बात करो तो काफी सारे लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। पीपल वर अनहैप्पी कि अब हमें गो टू जो है नहीं हटाना है। एंड अब बेसिकली हो क्या ये यहाँ ना प्रोग्राम एक्सटेंसिव
काफ़ी सारे प्रोग्रामर जो हैं वो लेट 60s में आपका असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, और जंप को यूज़ करना जो है इट वाज वेरी, मतलब कॉमन सी बात थी जंप को यूज़ करना, ठीक है। तो वो उसको गो टू को यूज़, स्टेटमेंट को यूज़ करना सही मानते थे। लेकिन डिस्कोर्स सर के स्टेटमेंट ने बोला कि गो टू को यूज़ करना जो है वो आपके लिए कोडिंग में हार्मफुल है। अब हुआ क्या, सहमति बनी कैसे, अब ये देखते हैं। काफ़ी सारे लोग नाराज हो गए, एंड जो लोग नाराज हुए थे उन्होंने काउंटर आर्टिकल पब्लिश करे उनके अपोज में कि नहीं, हम नहीं चाहते कि गोटू जो है वो प्रोग्रामिंग स्टाइल से हटे, हाईलाइटिंग द एडवांटेज एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ गोटू स्टेटमेंट्स। जो काउंटर आर्टिकल उन्होंने, जो उनके ओपोनेंट्स थे, जो लोग नाराज थे, उन्होंने गोटू स्टेटमेंट के एडवांटेजेस के बारे में बात करी कि इसके फायदे क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रूव हो गया कि बिना गोटू के भी आप जो है किसी प्रोग्राम को या बड़े सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हो। सून इट वाज कंक्लूसिवली अप्रूव्ड एंड प्रूव्ड कि इन 3 प्रोग्राम मैकेनिज्म से, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन से आप किसी भी लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हो। यू कैन इंप्लीमेंट एनी प्रोग्रामिंग लॉजिक, और यू कैन आल्सो इंप्लीमेंट एनी प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, ठीक है। यू कैन इंप्लीमेंट एनी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन अबाउट दिस सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। एवरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं बीटेक के, दे आर ऑल अवेयर ऑफ ऑल दीज मैकेनिज्म्स, ठीक है। कंट्रोल फ्लो बेस्ड एवरीवन एक्सेप्टेड, एंड उन्होंने स्वीकार कर लिया कि इसके बिना भी आपका, बिना गोटू के भी जो है आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे। अब यहां से शुरुआत होती है आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी की, जब आपका गोटू आपका हट चुका था प्रोग्रामिंग मेथड से। दिस फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब ये बात लेट 60s की चल रही है, ये लेट 60s में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की शुरुआत मार्केट में हो चुकी थी। प्रोग्राम को उन्होंने स्ट्रक्चर्ड बोला, ठीक है। व्हेन इट यूजेस ओनली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, जब ये 3 तरह के कंस्ट्रक्ट ही यूज होंगे तब आपका जो प्रोग्राम है वो आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कहलाएगा। और वो 3 क्या क्या है आपका, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन। सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड इटरेशन जब चलेगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड कंट्रोल फ्लो आर अवॉइडेड। तो स्ट्रक्चर्ड के अंदर खास बात क्या हुई कि अनस्ट्रक्चर्ड कंट्रोल फ्लो जो है वो उन्होंने खत्म कर दिए। नीड सेट ऑफ मॉड्यूल्स फिक्स, आपके कुछ मॉड्यूल्स बनने शुरू हो गए। सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट्स की शुरुआत हो चुकी थी कि कंट्रोल का एंट्री पॉइंट क्या होगा, कंट्रोल का एग्जिट पॉइंट क्या होगा। मॉड्यूल्स के फॉर्म में आपके अंडरलाइन किया हुआ है कि मॉड्यूल्स बेस्ड प्रोग्रामिंग की आपकी शुरुआत होने लगी थी, क्योंकि आपके जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स थे उनका साइज अब बड़ा होने लग गया था। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर प्रीमेच्योर प्रीमेच्योरली लूप का एग्जिट करना उन्होंने अलाउ किया था, चेंजेस करके कोडिंग में। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इसके लिए उन्होंने माने, और प्रीमेच्योरली जो है वो आपका लूप जो है वो पूरा लूप चल रहा है तो बाहर आ सकता है, लूप बीच में ब्रेक हो सकता है, ये कंडीशन उन्होंने उसमें सेटअप कर दी थी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली फायदा क्या हुआ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को, एक तो इसके बेनिफिट से निकले कि इसको एक तो रीड करना आसान हो गया, इसको कोड को समझना आसान हो गया, इससे इसको मेंटेन करना आसान हुआ, और लेस एफर्ट एंड टाइम में जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है अब डेवलप करना आसान था बाय यूजिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, ठीक है। रिसर्चर्स एक्सपीरियंस सो, अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में जो रिसर्च वर्कर्स थे उन्होंने क्या शो करा कि प्रोग्रामर्स कमिट लेस नंबर ऑफ एरर्स। ये स्ट्रक्चर्ड का बेनिफिट है, ये स्ट्रक्चर्ड का बेनिफिट निकल कर आया, क्योंकि अब हमारा यहाँ से गोटू हट चुका था, हमारा जो है गोटू हट चुका था, सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से होने लग गया था। अब ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई काम अगर सिस्टमेटिक मैनर में होगा तो नंबर ऑफ एरर जो हैं वो मिनिमल होंगी जरूर, लेकिन दे विल बी वेरी मिनिमल। while using structured if then else and do while statements and compare to test and branch constructs। तो
इन्होंने कंपेयर करा कि इफ देन एल्स यूज करें या डू वाइल यूज करें, उसमें एरर कम हो रही है रादर देन योर टेस्ट एंड ब्रांच मैकेनिज्म के कंपैरिजन में। सून इट वॉज डिस्कवर्ड, अब उन्होंने डिस्कवर किया, अब ये एक नया मैकेनिज्म, ये तो 60s स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आ गई। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बाद अब क्या बोल रहा है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड डिजाइन मैकेनिज्म अर्ली 70s में डेवलप हो गया, डेटा स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, एक ऐसा डिजाइन मैकेनिज्म जो कि आपके डेटास के ऊपर डेटा को भी कंसिडर करता है। नाम से मालूम पड़ रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड डिजाइन। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर एवरीबडी आई थिंक माइट बी अवेयर ऑफ दिस, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। ठीक है, soon it was discovered important to pay more attention to the design of data structures of a program, to the design of data structures of the program, design। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें आप अलग अलग तरह के डेटा को इंसर्ट कराओगे, अलग अलग फॉर्म में आप आउटपुट दोगे, अलग अलग फॉर्म में आप आउटपुट दोगे। तो अब बेसिकली अब डिज़ाइन मैकेनिज्म पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है कि हमें हमारे सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन इस तरीके से बनाना है जिसमें हम किस तरह का डेटा इनपुट में ले रहे हैं और किस तरह का डेटा हम जो है आउटपुट देंगे। थोड़ा सोच के देखो ना इस बात को कि डेटा स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड डिज़ाइन, ठीक है, डेटा का स्ट्रक्चर बनेगा और डिज़ाइन में उस डिज़ाइन, जब हम सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाएंगे तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि हम किस तरह का डेटा इनपुट कराएंगे अपने यूज़र से जब हमारा सॉफ्टवेयर बनके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन टू द डिज़ाइन ऑफ इट्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब सारी बात ये समझ में आती है कि अभी तक हम सारा का सारा जो फोकस था वो हमारा किसके ऊपर था, इट वॉज ओनली ऑन दी कंट्रोल नाउ। लेकिन अर्ली 70s में क्या हुआ, अर्ली 70s में इन्होंने डेटा स्ट्रक्चर को भी फोकस में लिया। ठीक है, टेक्निक एम्फसाइज दी डिजाइनिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। किस पे फोकस आने लग गया, फोकस किस पे आ गया, अब सारे का सारा फोकस जो है डिजाइनिंग में डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी आ गया। ड्राइव प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स फ्रॉम इट, आल्सो कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक्स। ठीक है, तो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए और उसको उन्होंने क्या बोला, डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिजाइन टेक्निक्स। जो मैंने बात बोली वही बात है लिखी हुई। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल क्या है इसका, डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड टेक्निक्स, जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, जेएसपी। ठीक है, जेएसपी मेथोडोलॉजी, और जेएसपी जो है जेएसपी, और इसको डेवलप किसने किया था, माइकल जैक्सन इन 1970s में। ठीक है, दैट तो इसको बोलते हैं हम लोग जैक्सन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। जेएसपी टेक्निक जो है अर्ली 70s में डेवलप हुई और क्या बोल रहा है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जो है वो किसको करस्पॉन्ड करता है, इसके जो डेटा स्ट्रक्चर है, जो डेटा स्ट्रक्चर आपको डेटा वैल्यू लेनी है आपको प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बनाते टाइम। दिस इज ऑल अबाउट योर डेटा ओरिएंटेड डिजाइन एंड आई एम फिनिशिंग माई लेक्चर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर डिस्कस अबाउट फर्दर टॉपिक्स in our next classes. Thank you.